नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप पेरोल की एंट्री टैली में जेवी से कर सकते हैं। जनरली जब हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो हमें सिखाते हैं कि जो टैली में जो फीचर है एम्प्लॉय का, उसके थ्रू किस तरीके से पेरोल की एंट्री को पोस्ट करते हैं। लेकिन जब हम किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर होता ये है कि हमें जो एंट्री जो पोस्ट करनी होती है वो एम्प्लॉई वाइज ना पोस्ट करके हमको सैलरी वाइज जो टोटल सैलरी होती है वो पोस्ट करनी होती है। इस केस में जो भी आपने सीखा होता है पेरोल की एंट्री करना, वो आप यूज़ नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि किस तरीके से आप उस सैलरी सीट में से जो सैलरी है ईएसआई और पीएफ है उसको टैली में पोस्ट कर सकते हैं। क्विकबुक्स अकाउंटिंग और टैली से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारा 14 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अकाउंटिंग में, उससे रिलेटेड जो वीडियो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल में पोस्ट करते हैं। तो वहाँ से आप जो है कंप्लीट जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अकाउंट दोनों ही सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है जिसमें हमारे पास जो सैलरी है वो 1,00,000 रुपये टोटल हमने सैलरी दी है। उसमें जो ईएसआई में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो 2,000 है। ईएसआई में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी सेम 2,000 है। पीएफ में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12,000 है। पीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12,000 है। तो ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है किसी भी कंपनी में कि जो एम्प्लॉय है उसका सैलरी में से ईएसआई और पीएफ दोनों कटता है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए हम आपको पहले एक्सेल में बताएंगे किस तरीके से एंट्री की जाती है, क्योंकि इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको जेवी पोस्ट करने के लिए टैली में सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस चीज़ को हम एसेट में डालेंगे, किसको लायबिलिटी में डालेंगे, किसको एक्सपेंस में डालेंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले एंट्री को एक्सेल में पोस्ट करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। और डेफिनेटली ये वीडियो जब ख़त्म होगा तो आपको पेरोल की एंट्री से रिगार्डिंग कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। अब हम जो ये सैलरी की हमें डिटेल है इसको जेवी बना के देखते हैं। तो जिस तरीके से ऊपर जो सैलरी 1,00,000 रुपये है तो ये हमने एज ए एक्सपेंस बुक करी है, क्योंकि सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है। उसके बाद जो ईएसआई में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको हमने यहाँ पे एज ए एक्सपेंस दिखा दिया है। पीएफ में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसको हमने एज ए एक्सपेंस यहाँ पे दिखा दिया है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि जो एम्प्लॉयर है उसके कंट्रीब्यूशन को ही क्यों एक्सपेंस दिखाया है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को एक्सपेंस क्यों नहीं दिखाया है। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को एक्सपेंस इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि जो कंपनी के लिए खर्चा है वो जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है अपनी जेब से वही खर्चा है। जो हम एम्प्लॉय की सैलरी से काट ले रहे हैं वो कंपनी के लिए खर्चा नहीं है। कंपनी ने उसके लिए कोई एक्सपेंस नहीं किया है। कंपनी ने सीधा ही जो उसका एम्प्लॉय है उसकी सैलरी में से ईएसआई और पीएफ को काट लिया है, तो उसको हम एज ए एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे। और वहीं पर ही लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे ये जो पहली एंट्री है ये सैलरी को बुक करने की एंट्री है। तो सैलरी को बुक करने के लिए हम यहाँ पे अपनी लायबिलिटी क्रिएट करेंगे सैलरी पेबल की, और उसके बाद ईएसआई पेबल की जो लायबिलिटी है वो हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो पीएफ की है उसकी लायबिलिटी हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमने जो एक्सपेंस बुक किया है वो 2,000 किया है, लेकिन ईएसआई की वो ही हम लायबिलिटी 4,000 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमें टैक्स में जो पैसे देने हैं, जो लायबिलिटी बनेगी वो टोटल 4,000 बनेगी, क्योंकि 2,000 हमने जो है अपनी जेब से देने हैं और 2,000 जो है जो एम्प्लॉय के काटे हैं वो हमें देने हैं। इसी तरीके से पीएफ में भी 12,000 तो हमें कंपनी के अकाउंट से देने होंगे और 12,000 जो हमने एम्प्लॉय के काटे हैं वो देने हैं। तो इस तरीके से जो लायबिलिटी है वो 4,000 और 24,000 बनी है। तो ये तो पहला स्टेप हो गया सैलरी की एंट्री को पोस्ट करने का। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो होता है जो पेरोल को पे करना है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जनरली होता यही है कि पहले हम जो सैलरी है उसे बुक करते हैं। वो इसलिए करते हैं, जैसे सपोज़ करो कि कोई महीना अगस्त का महीना है
तो हम जो सैलरी को जो बुक करेंगे वो अगस्त के महीने में पहले ही कर लेंगे। पे हम भले ही 7 तारीख को सितंबर में करेंगे, तो इसलिए हमने जो ये एंट्री करी होगी 31 अगस्त को हमने ये एंट्री कर दी होगी। इसके बाद जब 7 तारीख आएगी इसको पे करने की, तो हम उस टाइम पे एंट्री क्या करेंगे, जो हमने सैलरी पेबल की एंट्री करी है, जो हमने लायबिलिटी क्रिएट करी है, उसको हम जो है पे कर देंगे 24 ये जो लायबिलिटी है सैलरी पेबल की 86,000 होगी। इसको 86,000 कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारी लायबिलिटी 86,000 है उसको हम यहाँ पे कर देंगे। तो सैलरी पेबल हमारी लायबिलिटी होती है और बैंक से हमने पे किया, तो बैंक हमारा एसेट होता है, तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा और लायबिलिटी भी यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, तो इसलिए डेबिट हो रही है। तो इस तरीके से ये एंट्री हमने पोस्ट कर दी है। और ये हमारा जो सैलरी पेबल अकाउंट है, इसको एंट्री को करने के बाद वो जीरो हो जाएगा। उसके बाद इन सब एंट्री में जो बचता है एंट्री करने के लिए, वो बचता है ईएसआई और पीएफ। ये भी हमारी लायबिलिटी अभी बैलेंस शीट में शो करेगा, क्योंकि अभी हमने पे नहीं किया है। तो जब भी हम जो अपनी क्वार्टरली जो ईएसआई पीएफ की जो रिटर्न भरेंगे, क्वार्टरली मंथली या जैसे भी हम भरते हैं और जैसे भी उस टैक्स को देते हैं, वैसे ही हम एंट्री जो पोस्ट करेंगे वो करेंगे ईएसआई पेबल पीएफ पेबल टू बैंक। यहाँ पे हम इसको डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने लायबिलिटी यहाँ पे क्रेडिट करी थी, तो यहाँ पे इसलिए थर्ड एंट्री में हम उसको डेबिट कर लेंगे। अब इसी एंट्री को हमें टैली में कैसे करना है, टैली प्राइम में, वो हम देखते हैं। टैली प्राइम में ये एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पे लेजर्स क्रिएट कर लेंगे, जो लेजर्स की हमें ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे अगर हम जनरल एंट्री में देखें तो हमें एक सैलरी जो एक्सपेंस अकाउंट है उसकी ज़रूरत है, ईएसआई में जो एक्सपेंस अकाउंट है उसकी ज़रूरत है, पीएफ में एक्सपेंस अकाउंट है उसकी ज़रूरत है, और सैलरी पेबल, ईएसआई पेबल, पीएफ पेबल, इन अकाउंट्स की ज़रूरत है। और उसके बाद हमें जो दूसरी एंट्री देखें तो उसमें बैंक की ज़रूरत है। तो ये हमें जो 4-5 अकाउंट बनाने होंगे। तो अकाउंट बनाने के लिए हम सिंपल क्रिएट पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो अकाउंट है वो सैलरी का, एक्सपेंस का, उसी को हम बना लेते हैं और इसको हम एक्सपेंस है तो देख लेते हैं। अगर सैलरी के नाम से कोई है तो उसको हम सैलरी में डाल लेते हैं। सैलरी के नाम से कोई नहीं है तो हम इसको देख लेते हैं, कोई रिलेटेड जो भी मिल जाए उसमें इसको डालते हैं। कैश, करंट डिपॉजिट, डायरेक्ट इनकम, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, एक्सपेंस डाल लेते हैं। इसको एक्सपेंस हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। और टाइप ऑफ लेजर डिस्काउंटिंग नॉट एप्लीकेबल कर लेते हैं और इसको सिंपल लगते हैं। सर्विसेज को कर लेते हैं प्रोवाइड बैंक डिटेल नो करके, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं, और इसको यस कर लेते हैं। तो हमने जो एक अकाउंट है वो क्रिएट कर लिया है से सैलरी का। उसके बाद हम ईएसआई का अकाउंट जो एक्सपेंस का अकाउंट है उसको क्रिएट कर लेते हैं। इसको भी हम जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल लेते हैं। नॉट एप्लीकेबल, सब कुछ वैसे ही रहेगा, क्रिएट हो गया है। अब उसके बाद अगला जो है पीएफ के लिए हम एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, सेम इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद सैलरी पेबल के लिए लायबिलिटी का अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं। लायबिलिटी के अंडर आएगा तो देख लेते हैं लायबिलिटी के अंडर हमारे पास क्या क्या अकाउंट्स अवेलेबल है। तो इसको हम करंट लायबिलिटी के अंडर ही डाल लेते हैं। सैलरी पेबल नॉट एप्लीकेबल, इसको रहने देते हैं और इसको यस कर लेते हैं। उसके बाद जो अगला अकाउंट है वो है ईएसआई पेबल। ईएसआई पेबल का अकाउंट बना लेते हैं। ईएसआई पेबल, इसको भी हम लायबिलिटी में डालते हैं। इसके बाद हमें जो बनाना है ईएसआई के बाद वो बनाना है पीएफ पेबल।
ये भी हमने क्रिएट कर लिया। और लास्ट हमें जो बनाना है वो बैंक के लिए बनाना है, तो इसको हम मान लेते हैं कि बैंक अकाउंट के नाम से ही हम इसको बना लेते हैं। तो ये हमारा बैंक है, बैंक अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया है। तो ये हमने अब देख लेते हैं क्रॉस चेक कि जो हमने अकाउंट क्रिएट किए हैं वो क्रिएट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे हम एल्टर पे चले जाते हैं, एल्टर पे जाके लेजर से देख लेते हैं बैंक हमारा क्रिएट हो गया है। कैश ऑलरेडी क्रिएटेड होता ही है। ईएसआई हमारा एक्सपेंस का अकाउंट क्रिएट हो गया है, ईएसआई पेबल भी क्रिएट हो गया है, पीएफ हमारा एक्सपेंस का अकाउंट क्रिएट हो गया है, पीएफ पेबल लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी होता है, सैलरी का एक्सपेंस का अकाउंट क्रिएट हो गया है, सैलरी पेबल लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। तो अब जिस तरीके से हमने जो एंट्री पोस्ट करी है एक्सेल में, तो अभी हम एल्टर पे जाके देख लेते हैं कि जो हमारा अकाउंट है क्रिएट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे जाके हमने हमारा जो बैंक अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है, कैश अकाउंट वो भी क्रिएट हो गया है, ईएसआई जो एक्सपेंस अकाउंट है वो भी क्रिएट हो गया है, ईएसआई पेबल अकाउंट वो भी क्रिएट हो गया, पीएफ एक्सपेंस का अकाउंट क्रिएट हो गया, पीएफ पेबल लायबिलिटी ये अकाउंट भी क्रिएट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस ये ऑलरेडी क्रिएटेड होता है तो ये क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट है वो क्रिएट हो गया, सैलरी पेबल जो हमारा लायबिलिटी है वो भी क्रिएट हो गया है। हम ये फ्रेश टैली में इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अपना बैंक और हर चीज़ का बैलेंस दिखा सके, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसलिए आपको इसमें वही लेजर्स दिखाई दे रहे हैं जो हमने क्रिएट किए हुए हैं या फिर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टैली में हमें मिलते हैं। उसके बाद अब हम जो जनरल एंट्री है उसको पोस्ट कर लेंगे जिस तरीके से हमने जो जनरल एंट्री है यहाँ पे की हुई है एक्सेल में। तो सैलरी अकाउंट को हमें वाउचर में जाना है, उसके बाद F7 प्रेस करना है, जनरल पे आ गए। अब एक्सेल में देख लेते हैं, सबसे पहले सैलरी अकाउंट है तो सैलरी अकाउंट को ले लेना है। उसके बाद सैलरी अकाउंट डेबिट करना है 1 लाख से। उसके बाद जो सेकंड है वो हमें ईएसआई एक्सपेंस को डेबिट करना है 2000 से। उसके बाद पीएफ को डेबिट करना है 12,000 से। डेबिट करना है तो यहाँ पे बाय करेंगे। उसके बाद हमें सैलरी पेबल को करना है क्रेडिट 86,000 से 86,000। उसके बाद हमें ईएसआई पेबल को करना है क्रेडिट, फिर उसके बाद पीएफ पेबल को करना है क्रेडिट 24,000 से। तो ये हमारी एंट्री बिल्कुल मैच हो गई है। यहाँ पे नरेशन में अगर कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हो, जैसा अगर सपोज ये अगस्त मंथ का पेरोल है तो हम यहाँ पे इसको पेरोल इसको डालेंगे पेरोल पीरियड अगस्त मंथ। और इस तरीके से इसको करके इसको सेव कर देना है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, जब हम इसकी एंट्री करते हैं टैली में पेरोल की, जनरली मैंने देखा है कि जो बताते हैं यूट्यूब पे पेरोल की एंट्री के बारे में, जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको वो नहीं मेंशन करते हैं अपनी एंट्री में। तो ऐसा ना करें, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो गलत हो जाएगी। या फिर जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसको मेंशन नहीं करते अपने एंट्री में। तो इस तरीके से जो है आप ना करें, आप जो है पूरा जो भी एंट्री होती है वो कंप्लीट एंट्री प्रॉपरली पोस्ट करें। यहाँ पे अब हमें जो सेकंड एंट्री है हमारे पास वो पोस्ट करनी है, बैंक की एंट्री। तो ये जो बैंक की एंट्री है ये हम पोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो एंट्री है वो करनी है सैलरी पेबल
तो अभी हम जो है चलो एंट्री करने से पहले देख लेते हैं कि हमारे जो बैलेंसेस है वो किस तरीके से दिख रहे हैं। तो अभी हमारे पास जो एंट्री करी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सपेंस होने चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में, सैलरी का, ईएसआई का, पीएफ का, और सैलरी पेबल में हमारे पास लायबिलिटी होनी चाहिए, एसआई पेबल, ये हमारे पास लायबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखें तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमें 1 लाख के दिख रहे हैं जो हमने एज ए सैलरी हमने पोस्ट किया हुआ है। उसके बाद जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस 14,000 रुपये हमें यहाँ पे दिख रहे हैं जो हमने ईएसआई और पीएफ एंटर किया हुआ है। तो इसको डिटेल में देखना है तो डिटेल में एंटर करके डिटेल में भी देख सकते हैं, और अगर ऑल्ट F1 करेंगे तो यहाँ पर भी हम उसको डिटेल में देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो सैलरी में गया हुआ है तो एंट्री बिल्कुल ठीक है, जिस तरीके से एक्सेल में उसी तरीके से टैली में एंट्री शो हो रही है। उसके बाद जो बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि हमारी लायबिलिटी सही से क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। जैसे वहाँ पे ऑल्ट F1 किया था, यहाँ पे भी ऑल्ट F1 कर लेते हैं डिटेल में देखने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ईएसआई पेबल है वो जो हमारा था 4,000 और 24,000, वो 4,000 24,000 वो करेक्टली शो हो रहा है, और साथ में 86,000 जो हमारा सैलरी है वो भी शो हो रहा है। अब जब हम सैलरी पेबल की एंट्री कर देंगे बैंक से तो उसके बाद जो है जो सैलरी पेबल है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो हम उसकी एंट्री जो सैलरी पेबल की एंट्री करने के बाद दोबारा बैलेंस शीट को चेक करेंगे कि वहाँ से बैलेंस शीट से जो सैलरी पेबल है वो अभी गया है कि नहीं गया है। तो अभी एंट्री करते हैं पेमेंट की, सैलरी पेमेंट की एंट्री करने के लिए हमें वाउचर पे जाना है। तो वाउचर में जाते हैं और पेमेंट की एंट्री करनी है। तो ऑलरेडी पेमेंट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ रहा है। अदरवाइज़ आप जो पेमेंट के लिए यहाँ पे F5 भी आप यूज़ कर सकते हो। तो F5 से भी जो पेमेंट का जो विंडो है वो आ जाती है। अब किस बैंक से पेमेंट करनी है वो बैंक सेलेक्ट कर लेना है। अब सबसे पहले जो हम पे कर रहे हैं वो सैलरी पे कर रहे हैं जो हमने अगस्त में बुक करी है। तो अगर हम जनरल एंट्री देखें यहाँ पे तो जनरल एंट्री वो है सैलरी पेबल टू बैंक, तो बैंक हमने यहाँ पे रख लिया है। उसके बाद जो सैलरी पेबल है उसको यूज़ कर लेंगे। तो सैलरी पेबल में हमने जो अमाउंट है वो 86,000 है, अमाउंट हमने 86,000 लिख लिया। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हो, और इसको अभी हम रहने देते हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट ये सब रहने देते हैं, नरेशन भी रहने देते हैं, और इसके बाद इसको एंटर करके सेव कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि जो सैलरी है वो पे हुई है कि नहीं हुई है। सैलरी पे होने का मतलब है कि हमारी जो लायबिलिटी है वो कम हो जानी चाहिए और जो बैंक है वो भी हमारा कम हो जाना चाहिए। तो बैलेंस शीट में जाके देख लेते हैं, F1 कर ले रहा है डिटेल में देखने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो सैलरी पेबल वो 0 हो गया है, और जो हमारा बैंक है वो भी 86,000 से कम हो गया है। ये आपको लग रहा होगा कि 86,000 ये पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बैलेंस शीट में जो एसेट का जो टाइप होता है वो करंट एसेट का जो टाइप होता है एसेट साइड की जगह यहाँ पे लायबिलिटी साइड में आ रहा है। इसका मतलब कि ये नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। नेगेटिव बैलेंस ये इसलिए भी आ रहा है क्योंकि जो हमारा बैंक है उसमें बैलेंस 0 था, हमने कोई कैपिटल की एंट्री नहीं करी थी, इसीलिए ये बैलेंस इस तरीके से आ रहा है। तो अभी हमने जिस तरीके से सैलरी पेबल की करी है उसी तरीके से जो हमारा ईएसआई और पीएफ है उसको भी हम 0 कर देंगे। तो उसको देखते हैं कैसे करते हैं। सेम हमें वही वाउचर में जाना है, वाउचर में जाके पेमेंट की विंडो पे जाना है। पेमेंट की विंडो पे हमें ईएसआई और पीएफ को हमें पे कर देना। तो सबसे पहले हमें बैंक सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें ईएसआई जो पेबल है उसको सिलेक्ट करना है। अमाउंट देख लेना है एक्सेल में से कितना है, तो 4,000 अमाउंट है। उसके बाद जो दूसरा है वो पीएफ है, पीएफ में कितना अमाउंट है, पीएफ में जो अमाउंट है वो 24,000 है। तो ये इस तरीके से हमने ईएसआई और पीएफ दोनों की एंट्री कर ली है। बाकी इन्फॉर्मेशन हम नहीं भरते, इसको सेव करके हम इसको यस कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है अपनी लायबिलिटी भी पे अप कर दिया। बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि हमारी लायबिलिटी पे हुई है कि नहीं हुई है, और F1 कर लेते हैं। तो यहाँ से ईएसआई और पीएफ की लायबिलिटी भी हमने अब जो है पे कर दी है। तो यहाँ पे जो हमारा बैंक है वो और रिड्यूस होके 1,14,000 हो गया है। तो इस तरीके से हम जो है पेरोल की एंट्री को
टैली प्राइम में कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अकाउंटिंग का 14+ ईयर का एक्सपीरियंस है, तो जो यूएस में अकाउंटिंग कैसे होती है, यूके में अकाउंटिंग कैसे होती है, या फिर इंडिया में अकाउंटिंग कैसे होती है, उससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।